हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक समाचार पे। जैसा कि आपको पता है कि 1 फरवरी 2023 को हमारा फाइनेंस बजट 2023 आया है, जिसमें काफ़ी अमेंडमेंट्स हुए हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को लेकर। तो हम उन सभी होने वाले चेंज और उनका आने वाला इम्पैक्ट हम बहुत ही सामान्य शब्दों में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से आने वाली टोटल रिसीप्ट्स की। सबसे पहले अगर हम सेंट्रल जीएसटी की बात करें तो वह साल 2021-22 में 5.91 लाख करोड़ थी, जो कि बढ़कर के 2022-23 में 7.24 लाख करोड़ है, और जो कि प्रस्तावित 2023-24 के लिए 8.11 लाख करोड़ है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप कंपनसेशन सेस की बात करें तो वह भी 1.04 लाख करोड़ से बढ़कर के अनुमानित 2023-24 के लिए 1.45 लाख करोड़ के आसपास अनुमानित किया गया है। कस्टम्स की अगर बात करें तो लगभग साल 2021-22 में 2 लाख करोड़ से बढ़कर 2022-23 में 2.10 लाख करोड़ और 2023-24 के लिए 2.33 लाख करोड़ प्रस्तावित है। इसी प्रकार से अगर हम टोटल इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो साल 2021-22 में जो कि 12.93 लाख करोड़ था, वह 2022-23 में बढ़कर के 13.88 लाख करोड़ है, और 2023-24 के लिए वह प्रस्तावित 15.33 लाख करोड़ का बजट अनुमानित है। अनुमानित रूप से इनडायरेक्ट टैक्स में जो लगभग वृद्धि है साल दर साल 10% के आसपास आंकी गई है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम कॉर्पोरेट टैक्स की बात करें तो वह भी 7.12 लाख करोड़ 2021-22 से बढ़कर 2023-24 में अनुमानित 9.22 लाख करोड़ के आसपास का है। इनडायरेक्ट टैक्स के बाद हम अगर इनकम टैक्स की बात करें तो वह भी साल 2021-22 में 6.96 लाख करोड़ से बढ़कर के 2023-24 के लिए अनुमानित लगभग 9 लाख करोड़ का बजट प्रस्तावित है। इस प्रकार टोटल डायरेक्ट टैक्स में जो रेवेन्यू में वृद्धि है वह भी लगभग 10% के बराबर है। इस रूपरेखा के बाद अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम कंपोजिशन स्कीम में होने वाला परिवर्तन अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 2A की बात करते हैं, जिसमें गुड सप्लाई करने वाले लोगों को कंपोजिशन स्कीम अवेल करने के लिए वैलिड कर दिया गया है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर, जबकि जो लोग सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके लिए अभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कंपोजिशन स्कीम लेकर के बिजनेस करना अभी भी नॉट एप्लीकेबल है। सो इट मीन्स इस बजट में चेंज होने के बाद जो लोग गुड सप्लाई करते हैं वह ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कंपोजिशन स्कीम के तहत अपना बिजनेस कर सकते हैं, बट सर्विस प्रोवाइडर्स को अभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कंपोजिशन स्कीम के तहत कार्य करने में वेट करना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 ऑफ CGST एक्ट 2017 में अमेंडमेंट किया गया है। इस सेक्शन के अनुसार किसी भी सप्लायर अथवा वेंडर द्वारा 180 डेज में अगर संबंधित पर्सन को पेमेंट नहीं किया जाए तो उसे अपना ITC रिवर्स करना होगा। इसके संदर्भ में बिफोर बजट प्रोविजन यह था कि ऐसे पर्सन को अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटीज़ में ऐसा ड्यू GST पेमेंट ऐड करते हुए टैक्स का पेमेंट करना था, बट आफ्टर बजट इसमें अब चेंज कर दिया गया है। ऐसे पर्सन्स को अब इस ड्यू GST को एज पर सेक्शन 50 ऑफ CGST एक्ट इंटरेस्ट के साथ बियर करना होगा, जिसमें अनुमानित रेट 18%। आगे हम बात करते हैं सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 ऑफ CGST एक्ट ब्लॉक ऑफ क्रेडिट, जिसमें यह बताया गया है कि किन किन चीज़ों पर ITC अवेलमेंट ब्लॉक है जिनका हमें इनपुट GST में नहीं मिलता। अब उन सभी संबंधित लिस्ट में एक और आइटम जोड़ दिया गया है जिसे हम कहेंगे CSR एक्टिविटीज़। इट मीन्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर सेक्शन 135 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। CSR का मतलब यह होता है कि जिन कंपनियों का नेटवर्थ 500 करोड़ या फिर उनका टर्नओवर 100 करोड़ अथवा उनका नेट प्रॉफिट एंड लॉस 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो किसी भी कंडीशंस को पूरा करने पर ये कंपनियां CSR एक्टिविटीज़ एज पर द कंपनी लॉ कराने के लिए बाउंड होती हैं, और इन्हें अपने एटलीस्ट 2% ऑफ इमीडिएट प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स का एवरेज नेट प्रॉफिट CSR एक्टिविटीज़ में लगाना होता है। CSR एक्टिविटीज़ किन किन रूपों में हो सकती है यहाँ मैंने वीडियो में आपको दिया हुआ है। सो इट मीन्स ब्लॉक ऑफ क्रेडिट में अब CSR एक्टिविटीज़ के संदर्भ में जो परचेज किया जाएगा वह भी आइटम्स नॉन
जीएसटी में कंसीडर। आगे बात करते हैं जीएसटी में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की, जिसके लिए ऑलरेडी सरकार ने 20 लाख एंड 40 लाख की लिमिट दी हुई है, जिसके संदर्भ में स्टेट वाइज पिक्चर्स मैंने आपको वीडियो में दिखा रखी है। साथ ही इस संदर्भ में सेक्शन 23 न्यू इंसर्ट किया गया है, जिसमें यह क्लियर किया गया है कि कोई भी पर्सन्स जो कि पूर्णतः होली एग्जम्प्ट सप्लाई देता हो अथवा कोई एग्रीकल्चरिस्ट हो जो कि पूर्णतः कृषि से संबंधित खेती करता हो, जिस पे किसी भी प्रकार का कोई टैक्सेबल सप्लाई इम्प्लीमेंट नहीं होता हो, ऐसे लोगों को सेक्शन 23 में कवर करते हुए उन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन से फ्री किया गया है। आगे बात करते हैं बजट में जीएसटी के अंतर्गत सबमिट की जाने वाली रिटर्न्स को ब्लॉक कर दिया गया है। इट मीन्स अब सेक्शन 37, सेक्शन 39, सेक्शन 44 और सेक्शन 52 में अमेंडमेंट कर दिया गया है। इनके अनुसार अब सेक्शन 37 के अंतर्गत आने वाली रिटर्न GSTR 1, सेक्शन 39 के अंतर्गत आने वाली रिटर्न GSTR 3B, सेक्शन 44 के अंतर्गत आने वाली रिटर्न GSTR 9 एंड 9C और सेक्शन 52 के अंतर्गत आने वाली रिटर्न GSTR 7 और GSTR 8 जो कि TDS या TCS सबमिशन बाय द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऑपरेटर द्वारा सबमिट की जाती है। ये सभी रिटर्न्स अब अपनी ड्यू डेट से आगामी 3 साल तक ही भरी जा सकती हैं। अगर कोई भी रिटर्न्स ड्यू डेट होने के बाद 3 साल अगर निकल जाते हैं देन उसके बाद उसका सबमिशन ब्लॉक है, वह अब सबमिट नहीं की जा सकती। आगे बजट में सेक्शन 54 में भी अमेंडमेंट किया गया है। सेक्शन 54 कोरिलेट करता है आईटीसी रिफंड इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई, एक्सपोर्ट और हाई सी सेल। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि जो भी एक्सपोर्ट किया जाता है अथवा स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स में जो माल सेल किया जाता है वह जीरो रेटेड सप्लाई कहलाता है, इसलिए उस पर कोई टैक्स की लायबिलिटी नहीं होती। और उस माल को बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल अथवा अन्य इनपुट्स खरीदे जाते हैं उन पर सामने वाले पर्सन्स को इनपुट भी मिलता है। इसलिए ऐसे लोग ईयर एंड पर अपना आईटीसी जो कि उनके जीएसटी लॉगिन में इकट्ठा हो जाता है उसको रिफंड क्लेम करने के लिए ईयर टू ईयर RFD 01 अप्लाई करते थे। बिफोर अमेंडमेंट ऑफ बजट वहाँ पर कंडीशन ये थी कि जब भी SASSC अपना रिफंड ऑफ आईटीसी ब्लॉक ऑफ क्रेडिट के लिए अप्लाई करते थे तो उन्हें लगभग सेल्फ असेसमेंट RFD 01 इनपुट का 90% तक क्लेम मिल जाता था। बट उसमें एक कंडीशन ये थी कि उसको अप्रूव करते समय उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो प्रोविजनली एक्सेप्ट किया हुआ है वह लेस कर दिया जाता था। बट अभी बजट में इस कंडीशंस को रिमूव कर दिया गया है और अब उन्हें एक सिमिलर प्लेटफॉर्म दिया गया है जो कि अन्य और एसएससीज के लिए भी सेम है। अब उन्हें अपने सेल्फ असेस RFD 01 जिसमें वह अपने एक्सपोर्ट और जीरो रेटेड सप्लाई का GST इनपुट क्लेम करते हैं उसे रिफंड करेंगे तो उसका 100% उन्हें रिफंड क्लेम होगा, जिसमें से किसी भी प्रकार का प्रोविजनली एक्सेप्टेड आईटीसी क्रेडिट लेस नहीं किया जाए। आगे बजट में सेक्शन 56 ऑफ CGST एक्ट 2017 इंसर्ट की गई है। इस सेक्शन के मुताबिक रिफंड एप्लीकेशन जो कि अंडर सेक्शन 54 ऑफ CGST एक्ट जमा की जाती है, जिसमें RFD 01 के अनुसार सरकार को रिफंड पे करना होता है और वह रिफंड फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विद इन 60 डेज में देना होता है। 60 डेज निकल जाने के बाद अगर सरकार लेट करती है तो उसे उस रिमेनिंग पीरियड के लिए 6% CGST, 6% SGST इट मीन्स 12% से इंटरेस्ट पे करना होता है, जिसमें इस बजट में प्रस्तावित चेंज किया गया है और न्यू सेक्शन 56 इंसर्ट करते हुए ये कहा गया है कि अब उसे सरकार को 60 दिन के अंतर्गत जो पेमेंट करना था वह अब till to the date of refund computed in according to the manner provided in section 56 क्लॉज इंसर्ट कर दिया गया है जो कि सेक्शन 56 में प्रोवाइड किया जाएगा। आगे बजट में इसी दिशा में सेक्शन 122 में अमेंड किया गया है, जिसके तहत ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को बाउंड किया गया है अगर वह किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से सप्लाईज लेते हैं या फिर इंटर स्टेट सप्लाई किसी अनरजिस्टर्ड पार्टी के साथ अलाउ करते हैं या फिर अपनी आउटवर्ड सप्लाई
सबमिट करने में डिफ़ॉल्ट करते हैं, तो ऐसे केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर्स पर पेनल्टी लगाई गई है, जिसे इस बजट में प्रपोज्ड अमेंड करते हुए 10,000 रुपीज़, जिसकी मैक्सिमम लिमिट इक्वल टू द टैक्स इवेड अमाउंट रखी गई है। अब हम डायरेक्ट टैक्स की ओर चलते हैं। इस बजट 2023 में प्रिजम्पटिव इनकम, जो कि अंडर सेक्शन 44 AD डिक्लेयर किया जाता है, जिसमें नॉन बुक्स ऑफ अकाउंट एसएससी, स्मॉल एसएससीज या फिर MSME एसएससीज अपने इनकम टैक्स के रिटर्न सबमिट्स करते हैं, जो कि नॉन बुक्स ऑफ अकाउंट एसएससी होते हैं, जिनकी लिमिट पिछले साल तक 2 करोड़ रुपए इन केस ऑफ बिजनेस ऑफ गुड्स एंड इन केस ऑफ प्रोफेशनल्स 50 लाख रुपए थी, उसे बढ़ाकर के बजट 2023 में गुड्स के केस में बिजनेस करने वालों के लिए 3 करोड़ और सर्विस प्रोफेशनल्स के लिए 75 लाख रुपए कर दी गई है। साथ ही इस बजट 2023 में हाउस अथवा प्रॉपर्टीज को बेचने पर होने वाले कैपिटल गेन को इन्वेस्टमेंट करने के मैकेनिज्म अंडर सेक्शन 54 और 54F में कैपिंग लगाई गई है। इस बजट से पहले तक इन्वेस्टमेंट जो हाउस अथवा प्रॉपर्टी को बेचने पर होने वाले गेन से किया जाता था, उस पर किसी प्रकार की कोई कैपिंग नहीं थी, किंतु अब अंडर सेक्शन 54 अथवा 54F के तहत हाउस प्रॉपर्टीज़ या लैंड बिल्डिंग्स को बेचने पर होने वाले गेन से अगर हम कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो इन सेक्शंस 54 अथवा 54F के तहत मैक्सिमम कैपिंग 10 करोड़ रुपए इस बजट में प्रस्तावित कर दी गई। अंत में हम बात करेंगे पर्सनल इनकम टैक्स की। पर्सनल इनकम टैक्स में बजट 2023 में न्यू रेजिमे में परिवर्तन किया गया है, जिसके अनुसार 3 लाख तक की इनकम पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं है। 3 से 6 लाख तक 5% का टैक्स और 6 से 9 लाख तक 10% का टैक्स, 9 से 12 लाख तक की इनकम पर 15% का टैक्स, 12 से 15 लाख तक की इनकम पर 20% का टैक्स और 15 लाख से अधिक इनकम होने पर 30% का टैक्स लगाया गया है। किंतु किसी भी प्रकार का परिवर्तन ओल्ड रेजिमे में नहीं दिया गया है। ओल्ड रेजिमे पूर्व की तरह ही 3 लाख तक एग्जम्प्ट इनकम माना जाएगा, 3 से 5 लाख तक की इनकम पर 5% और 5 से 10 लाख तक की इनकम पर 20% और 10 लाख से अधिक की इनकम होने पर 30% रखा जाएगा। यहाँ अंतर दोनों में हमें ध्यान रखना है कि न्यू रेजिमे में किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट्स का बेनिफिट, चाहे वह ATC, ATCCC, ATD, ATU, ATTT, A24B हाउस लोन इंटरेस्ट, किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट नहीं मिलता। किंतु ओल्ड रेजिमे में आप अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। सभी प्रकार के इन्वेस्टमेंट्स को दिखाते हुए आप अपनी इनकम्स को फाइल कर सकते हैं। यहाँ एक बात यह ध्यान रखनी है हर एक एसएससीज को, अगर उनका इनकम 7 लाख रुपए से नीचे है और वह शॉर्टफॉल ऑफ पेमेंट की वजह से किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें न्यू रेजिमे में जाना चाहिए, क्योंकि न्यू रेजिमे में मैक्सिमम एग्जम्पशंस 7 लाख रुपए तक कर दी गई है। इट मीन्स अगर कोई एसएससी 7 लाख रुपए तक की इनकम कमाता है तो उसे किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है और वह न्यू रेजिमे का यूज़ करते हुए सीधे अपनी इनकम को कोट करते हुए रिटर्न फाइल कर देगा, उसे किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। किंतु अगर कोई एसएससीज इन्वेस्टमेंट करते हुए अपनी इनकम 7 लाख रुपए से ज़्यादा अर्न करता है, तो ऐसे में उसके लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख ही हो जाएगी, चाहे वह ओल्ड रेजिमे यूज़ करे चाहे वह न्यू रेजिमे में। इसीलिए 7 लाख रुपए से अधिक की इनकम होने पर एसएससी को इन्वेस्टमेंट पार्ट पे जाना चाहिए और सभी इन्वेस्टमेंट को करते हुए टैक्स बेनिफिट्स यूज़ करने चाहिए। और जो लोग इन्वेस्टमेंट्स ATC की मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख, ATD की मैक्सिमम लिमिट 25,000 और पेरेंट्स के केस में 50,000 उसको यूज़ करते हुए हायर इनकम एसएससीज हैं जो कि 15 से 20 लाख रुपए तक की इनकम कमाते हैं, तो उनके लिए बेनिफिट्स ये रहेगा कि उन्हें न्यू रेजिमे में जाना चाहिए। होप सो पर्सनल इनकम टैक्स के लिए आप सभी को यह हेल्प करेगा। उम्मीद करते हैं बजट में होने वाले सभी टैक्स संबंधित प्रावधानों को इस वीडियो के माध्यम से आपको सामान्य भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है। हम इसी प्रकार से वीडियो बनाते रहे, इसके लिए आपका सहयोग चाहिए। आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।